students, welcome to Techno Herald Online. I am your faculty of Network Theory. So, in this lecture, we will discuss about network theorems topic. Under this theorem, we will discuss about introduction of network theory, basics of network theory, and concept of power. So, let's start our lecture. आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है नेटवर्क थ्योरी, है ना। इलेक्ट्रिकल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नेटवर्क थ्योरी। अगर नेटवर्क थ्योरी का आइडिया नहीं है ना, तो आप मशीन को या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, बहुत सारे ऐसे जगह सब्जेक्ट हैं जहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का यूज़ है। अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो बाकी जो पेपर्स हैं उसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे, बहुत ही जीरो लेवल से लेके चलेंगे और जो हमारा सिलेबस है वहाँ तक हम जाएंगे, है ना। पर पहले हमें बेसिक का आइडिया होना चाहिए कि आखिर क्या होता है केवीएल, केसीएल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो भी थ्योरम्स पढ़ना है वो सब भी हम देखेंगे। पर थ्योरम्स को डायरेक्ट, जैसे कि आपके सिलेबस में सुपरपोजिशन थ्योरम से ही शुरुआत है। सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने के पहले आपको केवीएल, केसीएल, स्टार डेल्टा कनेक्शन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब का आइडिया होना चाहिए, ताकि जब आपको क्वेश्चन मिले, जब आपको सर्किट सॉल्व करना हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। हम नेटवर्क थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए ना, शुरुआत यहीं से होता है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको थर्ड सेमेस्टर में ही इसको डाला गया है ना, शुरुआत में ही डाला गया है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो आपको कुछ बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, इस टाइप का कुछ पढ़ना होता है ना, मैथ पढ़ना होता है। बट थर्ड सेमेस्टर में आपका टेक्निकल शुरू हो जाता है, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर में ही आपको नेटवर्क थ्योरी मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो सिलेबस देखते हैं इसका कि नेटवर्क थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। आपके टोटल इसमें 5 मॉड्यूल है। पांचों मॉड्यूल हम लिख लेते हैं पहले, है ना। हमें आइडिया होना चाहिए कि आखिर हम किस तरीके से हर मॉड्यूल को खत्म करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका फर्स्ट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, इसमें आपको पढ़ना है नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स कहने का मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम, आपका थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। तो इन सब थ्योरम के बारे में हमें जानना है। पर इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक भी सीखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि थ्योरम पढ़ने टाइम आपको बेसिक का आइडिया ना हो और आप डायरेक्ट थ्योरम को रटने लगे, है ना। थ्योरम को समझना है, समझ के सॉल्व करना है, क्योंकि एक नेटवर्क थ्योरी है, इसमें सर्किट को सॉल्व करना पड़ता है। कभी करंट निकालना पड़ेगा, कभी वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो आपको कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। उसके लिए आपको रट के नहीं जाना है, आपको समझना है। इसलिए हम बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम नेटवर्क थ्योरम पे जंप करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 में ये हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल आपको पढ़ना है, नेक्स्ट मॉड्यूल आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क्स, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क्स। इसमें आपका आरएलसी सर्किट रहेगा, तो उसका आपको फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में, डिफरेंशियल फॉर्म में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये सभी मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे बारी बारी से। मॉड्यूल 1 से शुरू करेंगे हम लोग। मॉड्यूल 3 आ गया आपका। तो मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ना है साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। आप नोट करेंगे, पूरे सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है ताकि जब आप पढ़ो तो आपको ध्यान में रहे कि सिलेबस कहाँ तक कैसे खत्म हुआ है। ठीक है,
सो साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में क्या होगा कि इसमें ना जैसे यहाँ पे आप जो पढ़ोगे नेटवर्क थ्योरम्स में, इसमें जो हम सप्लाई यूज़ करेंगे, जो सोर्स यूज़ करेंगे, मान लो कि वोल्टेज सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो सोर्स होगा वो डीसी सोर्स होगा, मतलब टाइम के साथ वो वैरी नहीं करेगा। डीसी के बारे में आपको आइडिया तो होगा ही, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। पर ये है आपका एसी, इसको आपको शॉर्टकट में बोल सकते हो एसी एनालिसिस या फिर एसी नेटवर्क्स। तो ये डीसी नेटवर्क्स है, इसमें आप डीसी के बारे में जानोगे कि इनपुट में मान लो एलिमेंट कोई भी लगा लो, रेसिस्टेंस लगा लो, तो रेसिस्टेंस लगाने के बाद इसमें जो भी आप सोर्स लगा रहे हो डीसी का, करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स, है ना। सोर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वो सब कुछ बेसिक पहले हम देखेंगे, है ना। बेसिक देखने के बाद ही हम नेटवर्क थ्योरम शुरू करेंगे, ठीक है। सो इसमें आपका डीसी रहेगा इनपुट में, यहाँ पे एसी रहेगा, यानी कि सिंबल कुछ ऐसा रहता है। आप सिंबल कहीं देखते होगे ऐसा सिंबल, मतलब ये एसी है। और डीसी में आपको कैसा सिंबल मिलेगा, या तो प्लस माइनस या फिर एक बड़ा लाइन होगा, एक छोटा लाइन, इस तरीके से। सो ये आपका डीसी है, और डीसी वाला पार्ट आप इसमें पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में, और एसी वाला पार्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये एसी एनालिसिस भी इसको बोल सकते हैं, या फिर साइनोसॉइडल, क्योंकि देखो जो भी एसी होता है उसका करंट हो या वोल्टेज हो, उन दोनों का वेव फॉर्म साइनोसॉइडल ही होता है। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, जैसे ये मॉड्यूल हम लोग खत्म कर लेंगे तो नेक्स्ट मॉड्यूल 4 इसमें क्या पढ़ेंगे भाई। सो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी सीखेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी सीखेंगे। मतलब कोई सर्किट रहेगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक टूल है, भले ही आपके लिए नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन मैथ में भी आप पढ़ोगे। जैसे सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स 1 पढ़ते हो, सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हो, सेमेस्टर 3 में मैथमेटिक्स 3 पढ़ते हो। सो उसी तीनों को मिला के पूरा टोटल मैथ आपको पढ़ना है, तीनों सेमेस्टर मिला के। सो उसी में आपको पढ़ना है फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म यानी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब पढ़ना है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, देखो जो भी हम अभी नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे या फिर साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ेंगे, ये सभी टाइम के फंक्शन हो गए, यानी कि इसके जो भी वैल्यूज है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये एक ऐसा टूल है कि टाइम के डोमेन को फ्रीक्वेंसी के डोमेन में बदलता है ना। मान लो कि अगर आप रेडियो चला रहे हो तो उसमें भी तो वेवफॉर्म चल रहा है, बट वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चलता। वो आप जो भी जैसे बोलते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी मान लो 20 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है, तो 20 मेगाहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी पे हम ये इस चीज को बताते हैं, है ना। सो जो भी टाइम डोमेन में है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना पड़ता है, ठीक है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टूल है जो टाइम के डोमेन को फ्रीक्वेंसी के डोमेन में बदल देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ना। सो जो भी हम सर्किट्स पढ़ेंगे उस सर्किट का एनालिसिस करेंगे और उस सर्किट में टाइम के डोमेन के सर्किट में हम लैप्लास लगा के उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलेंगे, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हम जैसे टीवी देखते हैं या फिर मान लो कि डिश लगाते हैं, टाटा स्काई मैंने डिश लगाया, तो उस कंडीशन में हम फ्रीक्वेंसी में ही बात करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी में बात करने के लिए टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलने वाला कौन है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके, तो ये आपका मॉड्यूल 4 है। लास्ट मॉड्यूल हमें पढ़ना है मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 इसमें आपको पढ़ना है टू पोर्ट नेटवर्क एंड नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। सो टू पोर्ट नेटवर्क और नेटवर्क फंक्शन में पढ़ना है।
क्या है भाई ये टू पोर्ट नेटवर्क? इसमें ये होगा कि आपके पास एक सर्किट होगा पर उसका ना दो पोर्ट होगा, एक इनपुट पोर्ट और दूसरा आउटपुट पोर्ट। मैं मतलब कि ये है कि मैं मान लो कि मैं एक पोर्ट हूँ, एक नेटवर्क हूँ जिसमें रेसिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, बहुत कुछ एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे मान लो कि मैं एक नेटवर्क हूँ, तो मेरा ये एक हाथ ये एक पोर्ट हो गया और एक हाथ ये, तो मेरा टोटल दो पोर्ट हो गया। सो अगर इधर से मैं कुछ ले रहा हूँ, मान लो कि इधर से बॉल आ रहा है, फुटबॉल देखते हो ना, तो इधर से फुटबॉल आता है तो देखते हो कि कंधे से होते हुए इधर भेज देता है। सो फुटबॉल का इनकमिंग किधर है? इस साइड से। सो ये आपका हो जाएगा इनपुट पोर्ट, जहां पे फुटबॉल आया यानी सिग्नल आया, मान लो कि साइनोसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, है ना, प्लग लगा के सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें पहले करंट आएगा कि इसमें पहले आएगा बताओ? इसमें आएगा। सो ये आपका पोर्ट इनपुट पोर्ट कहलाएगा, और जब ये आगे बढ़ के इधर जाएगा सो ये कहलाएगा आउटपुट पोर्ट, है ना। सो इधर से आ रहा था और इधर से निकल रहा था, तो एक इनपुट पोर्ट एक आउटपुट पोर्ट, टोटल दो पोर्ट, तो उसको बोलते हैं हम टू पोर्ट नेटवर्क। सो टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में भी हम अच्छे से आइडिया लेंगे कि आखिर क्यों हमें टू पोर्ट नेटवर्क का जरूरत पड़ा, है ना। सो ये हमारा सिलेबस है। अब नेटवर्क थ्योरी में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो हमें सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम पढ़ना चाहिए। पर नेटवर्क थ्योरम के पहले कुछ बेसिक्स है, कुछ आपका बेसिक्स टर्म्स हैं जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज डायरेक्ट नेटवर्क थ्योरम्स में स्टार्ट है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अगर मैं वहां से शुरू कर दूं तो रेसिस्टर का क्या बिहेवियर होता है, इंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है, कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है तो उसके वोल्टेज सोर्स कितने तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, करंट सोर्स भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो बहुत तरीके के जो एलिमेंट्स है, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो सभी का पहले हम नेचर देखेंगे, है ना। फिर मान लो कि कोई एक ऐसा नेटवर्क होगा जो स्टार में बना होगा, स्टार कनेक्टेड कहने का मतलब एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो उस नेटवर्क को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, ये देखेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, मतलब कि मान लो कि अगर दो एलिमेंट पैरेलल में लगा हुआ है, दो रेसिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है और इनकमिंग में करंट जा रहा है आई, तो इस रेसिस्टर में और इस रेसिस्टर में कितना कितना करंट जाएगा, तो वो निकालने का भी आइडिया आपके पास होना चाहिए। उसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। कभी ऐसा होगा कि एक सर्किट होगा जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा जो कि टोटल वोल्टेज V दे रहा है, अब उसमें दो रेसिस्टर होगा, तो R1 R2, तो R1 पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, R2 पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वो भी हम सीखेंगे। उसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो बेसिक हमें समझना पड़ेगा, तब हम जाके नेटवर्क थ्योरम्स में जंप करेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छे से फील भी आएगा, समझ भी आएगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आखिर नेटवर्क किसको बोलते हैं। आप नेटवर्क पढ़ रहे हो, नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हो, तो नेटवर्क किसको बोलते हैं, सर्किट किसे बोलते हैं, आखिर नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है ना। बहुत एक टेक्निकल टर्म हो गया नेटवर्क और सर्किट। सो क्या नेटवर्क सर्किट के जैसा ही होगा, क्या नेटवर्क को हम सर्किट बोल सकते हैं या फिर सर्किट को नेटवर्क बोल सकते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले हमें वो जानना होगा, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। तो आपका मॉड्यूल 1 में ही सारा बेसिक आ जाएगा और थ्योरम्स तो मॉड्यूल 1 में है ही, ठीक है। सो मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं, बट बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। सो इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानना जरूरी है ना। बेसिक जानोगे तो नेटवर्क थ्योरी आपको बहुत ही एकदम हल्का महसूस होगा, बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगेगा ये। सो हेडिंग डालो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, ये मॉड्यूल 1 में ही आएगा। सो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में हम पहले पढ़ेंगे
कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सर्किट क्या होता है, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, है ना। सो सबसे पहले नेटवर्क देखते हैं। नेटवर्क का डेफिनेशन लिखो, क्या होगा, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड इट मे, ठीक है, इट मे और मे नॉट बी हैव क्लोज्ड पाथ, ओके। सो अगर कोई ऐसा सर्किट नेटवर्क है जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का इंटरकनेक्शन हो। अब ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहने का मतलब कि रेसिस्टर जैसे आर इसको बोलते हैं, इंडक्टर जिसको एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, वोल्टेज है ना, वोल्टेज बोल लो या वोल्टेज सोर्स बोल लो, वी से डिनोट करते हैं, और भी है क्या कुछ, करंट, है ना, करंट। तो ये सब एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है ना। लेकिन मेनली जो एलिमेंट है ये तो सोर्सेस में आ गए हैं, पर अगर एलिमेंट की बात की जाए तो वो आर एल सी मतलब रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। तो एक ऐसा इंटरकनेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का जुड़ा हुआ कुछ कॉम्बिनेशन हो, यानी कि रेसिस्टर और इंडक्टर हो, इंडक्टर और कैपेसिटर हो, कैपेसिटर और रेसिस्टर हो, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो कॉम्बिनेशन पैरेलल हो या सीरीज हो फर्क नहीं पड़ता, बट कनेक्शन हो, तो इंटरकनेक्शन हो एंड और क्या हो, इट मे और मे नॉट बी हैव क्लोज पाथ, मतलब इसका क्लोज पाथ है या नहीं है। मान लो कि ये मेरे हाथ में रेसिस्टर है और ये मेरे हाथ में इंडक्टर है, अब दोनों को लिया और जोड़ दिया, सीरीज में करो या पैरेलल कनेक्शन करो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीरीज में जोड़ दिया आपस में, अब उसका एक वायर इधर निकलेगा, एक वायर इधर निकलेगा, एक एंड वाला वायर तो जुड़ जाएगा पर दूसरे एंड वाला वायर ऐसे निकलेगा। अगर मैं उसको खुला छोड़ दूं, जोड़ू ना, यानी कि क्लोज पाथ नहीं बनाऊं, सिर्फ यही खुला छोड़ दूं, तो भी वो कहलाएगा क्या, नेटवर्क। या फिर अगर उस दोनों वायर को लेके और उसको ज्वाइंट कर दूं, दोनों एंड को आपस में ज्वाइंट कर दूं, तो भी वो नेटवर्क कहलाएगा। और साथ ही साथ जब उसमें कोई सोर्स लगा दूं, यानी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कोई भी सोर्स, मान लो दो वायर लिया और उसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, तो भी वो नेटवर्क कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैसा भी नेटवर्क, कैसा भी हो, मतलब कैसा भी एलिमेंट जुड़ा हो, सीधा कह दो उसको क्या, नेटवर्क। बस इंटरकनेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का, ठीक है। सो ये कहलाता है। नेक्स्ट इसको मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। सर्किट पहले किसको बोलते हैं ये समझते हैं, है ना। सो सर्किट क्या कहलाता है कि इट इज also interconnection of electrical elements, ठीक है, एंड या फिर but it must have a closed path and one independent source, ठीक है। मतलब कि हम सर्किट उसी को बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का जुड़ाव भी हो, साथ ही साथ एक वोल्टेज सोर्स भी हो या फिर करंट सोर्स, कोई भी हो बट एक सोर्स होना चाहिए। देखो सोर्स किसको बोलते हैं, सोर्स उसको बोलते हैं जिसके पास पावर है और वो एबल है
पावर भेजने का, उसके पास एक ऐसा एबिलिटी है कि वो पावर को सेंड कर सके, सो उसको बोलेंगे सोर्स। कहने का मतलब कि मान लो कि मेरे पास एक ना गड्ढा है, ठीक है, और उस गड्ढे में है पानी। अब कहीं पे पानी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो मान लो कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास लोग आएंगे कि भैया आपके पास पानी है तो आप दे दो मुझे। तो मैं एक सोर्स की तरह के काम करूंगा, मैं एक तरह का सोर्स हूं जिससे मैं पानी को ट्रांसफर करूंगा कि हाँ भाई तुम भी लो, तुम भी लो। तो मेरे पास चार्ज इकट्ठा है, पानी को चार्ज समझ लो, यानी कि एक तरह से मेरे पास वोल्टेज है, करंट है। तो जिसके पास एनर्जी कंजर्व है वो कहलाएगा सोर्स, यानी वो एबल है सभी को अपना वोल्टेज या करंट देने के लिए, ठीक है, सो वो सोर्स कहलाएगा। यानी कि जो आपका सर्किट है वो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन का जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही साथ ये एक रहना चाहिए क्लोज पाथ। यानी नेटवर्क कहता था कि ओपन रहो या क्लोज, दोनों कंडीशन में नेटवर्क कहलाऊंगा, बट इसमें हमेशा क्लोज रहना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया सर्किट का। दूसरा कंडीशन कि क्लोज तो होना चाहिए बट इसमें एक सोर्स भी होना चाहिए, और वो कौन सा सोर्स होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सोर्स, ऐसा सोर्स जो किसी पर डिपेंड ना करे, है ना। जैसे देखो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मान लो ये प्लस माइनस है, तो मतलब डीसी वोल्टेज है, जहां पे भी प्लस माइनस टर्मिनल होता है वो डीसी सोर्स कहलाता है। तो ये डीसी सोर्स है, ठीक है। अगर इसका वोल्टेज V है ना, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, यानी कि एक ऐसा सोर्स जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जितना वोल्टेज है, मान लो 12 वोल्ट है इसका, तो ये 12 वोल्ट में से ही सबको देगा, ठीक है, यानी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मार्केट में जो तुम बैटरी लाते हो 12 वोल्ट का, जिससे आप एलईडी या फैन जो मोटर होता है जिससे पंखी चलाते हो, तो जो 12 वोल्ट का बैटरी लाते हो डीसी का, वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। मतलब कि वो जो मार्केट से आपने लाया और जब उसको कनेक्ट किया एलईडी या कोई भी छोटे मोटर से, तो वो चलना शुरू करेगा, तो वो पावर तो एब्जॉर्ब करेगा ही, है ना, बैटरी से। बट क्या बैटरी किसी और से पावर ले रहा है क्या? नहीं। यानी बैटरी का ऐसा सोर्स है जो अपने अंदर से पावर दे रहा है, तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स है। पर डिपेंडेंट सोर्स किसको कहेंगे? तो ये हम कहते हैं कि मान लो कि इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा K और ये होगा Vx, और मान लो कि ये रेसिस्टर है और इस तरह का सर्किट है, और ये R वैल्यू है और ये प्लस माइनस इसमें करंट जा रहा है I, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज Vx है, ठीक है। सो एक बात बताओ, ये भले ही डीसी सोर्स है तो सोर्स ही, बट ये Vx के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन है K इंटू Vx। अब ये बताओ कि Vx किसी पर डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ, डिपेंड कर रहा है। अगर रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा, अगर रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज घटेगा तो इसका वोल्टेज घटेगा। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सोर्स है जो किसी दूसरे के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने क्या बोला सर्किट में कि इट इज ऑल्सो अ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स दैट, यानी बट इट मस्ट हैव अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ होना चाहिए, और दूसरा एंड वन इंडिपेंडेंट सोर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन ही होना चाहिए, दो भी हो सकता है। तो आप इसको लिख सकते हो एंड एट लीस्ट, सो कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। याद रखें, डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, कम से कम, भले डिपेंडेंट सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वो कहलाएगा सर्किट, क्योंकि एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स है, बाकी भले ही 10 डिपेंडेंट सोर्स होंगे बट एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वो सर्किट कहला जाएगा। तो क्या आपने सीखा कि आपका रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर अकेला एक एलिमेंट होना चाहिए यानी रेसिस्टर होना चाहिए। तो एक ये हो गया, दूसरा कि इसका क्लोज पाथ बनना चाहिए, और तीसरा इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स एक होना चाहिए, यानी कि इसका वोल्टेज किसी दूसरे वैल्यू पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मान लो वोल्टेज V है तो सिर्फ इसी का वोल्टेज ही दिया जाएगा पूरे सर्किट में, सो उसको कहते हैं हम क्या? सर्किट। चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये रेसिस्टर है, ये है इंडक्टर, ठीक है, यहां से जा रहा होगा करंट, या फिर करंट को हम लेते ही नहीं है, ठीक है।
अब एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए कि बताओ ये नेटवर्क है कि सर्किट है, आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ ये नेटवर्क है या सर्किट है या दोनों है, क्या जवाब दोगे? तो ध्यान से देखो, नेटवर्क कहता है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क कहता है कि भले ही क्लोज पाथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क फिर भी होगा। हाँ, क्लोज पाथ नहीं है फिर भी नेटवर्क होगा। नेटवर्क यह भी कहता है कि इसमें सोर्स रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सोर्स नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये नेटवर्क है। यानी नेटवर्क में सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, तो फिर क्लोज पाथ रहे या ना रहे दोनों कंडीशन में नेटवर्क कहलाएगा। सो ये नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, ये सर्किट है कि नहीं? तो सर्किट का कंडीशन यही है कि एक तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दूसरा क्लोज पाथ होना चाहिए, और तीसरा एक एट लीस्ट इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। तो तीसरा छोड़ो, दूसरा यानी कि क्लोज पाथ भी नहीं है ये, ठीक है ना, और इंडिपेंडेंट सोर्स भी नहीं है। सो ये आपका सर्किट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? सो ये नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपसे जब कोई पूछे तो आप ये बेसिक चीज़ों का जवाब आसानी से दे सकते हो, है ना। इसके बारे में आइडिया हो तभी तो हम लोग अच्छे से आगे उसको प्रोसीड करेंगे, है ना। चलो, तो नेक्स्ट अगर मैं इस तरीके का बना दूं, यहाँ एक रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है और एक क्लोज सर्किट बना दिया। अब एक बात बताओ कि क्या ये नेटवर्क है? क्या ये नेटवर्क है? तो नेटवर्क के लिए तो एक ही टर्म कंडीशन है कि भाई जब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो तो भले ही क्लोज हो या ओपन हो, दोनों कंडीशन में ये नेटवर्क कहलाएगा। सो ऑलवेज नेटवर्क होगा ये, ठीक है। बट सर्किट है कि नहीं? तो सर्किट कहता है कि आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, क्लोज पाथ हो, क्लोज पाथ भी है, बट इंडिपेंडेंट सोर्स एटलीस्ट वन होना चाहिए। इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, यानी ना वोल्टेज सोर्स है ना करंट सोर्स है, ठीक है। सो ये सर्किट नहीं कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ये रेसिस्टर है और कैपेसिटर ले लो, ठीक है। इस बार इंडक्टर ना लेके कैपेसिटर लिया और यहाँ पे एक ले लिया वोल्टेज, मान लो प्लस माइनस, ठीक है। या फिर ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। सो बताओ कि ये नेटवर्क है कि नहीं? तो नेटवर्क के लिए तो कुछ नहीं सोचना है, ये हमेशा नेटवर्क होगा, यानी क्लोज पाथ है या नहीं है, वोल्टेज सोर्स है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ठीक है। बट सर्किट है कि नहीं? तो सर्किट के लिए कंडीशन देखेंगे। सर्किट रेसिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। साथ ही साथ क्लोज पाथ भी है, ये भी फॉलो कर गया। वोल्टेज सोर्स, ये कैसा वोल्टेज सोर्स है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्या इसका वोल्टेज किसी और पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। सो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो हम उसको बोलते हैं क्या? सर्किट। सो ये सर्किट है, सभी रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपने क्या सीखा? आप नोट में लिख लो, कि फॉर सर्किट क्या होना चाहिए? सर्किट के लिए पहला कंडीशन कि मस्ट हैव अ क्लोज्ड पाथ, या एटलीस्ट वन क्लोज पाथ, है ना। भले दो क्लोज पाथ बन रहा, मान लो कि ऐसे एलिमेंट लगाया फिर एक क्लोज पाथ लगाया, वो भी सर्किट कहलाएगा। एटलीस्ट वन क्लोज पाथ होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एटलीस्ट वन क्लोज्ड पाथ। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा? तो दूसरा आपने क्या देखा कि इसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। सो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, समझ गए? तो ये दो कंडीशन होगा तभी सर्किट कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, उसके बाद ये दो अगर रूल फॉलो कर रहा है
तो सर्किट कह देना। इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, इससे आपने ये सीखा कि सभी सर्किट नेटवर्क हो सकते हैं, सभी सर्किट नेटवर्क हो सकते हैं, बट सभी नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकते। देखो सभी सर्किट यानी ये सर्किट है, तो क्या ये नेटवर्क है? बिल्कुल है, बट सभी नेटवर्क, ये नेटवर्क है, पर सभी नेटवर्क क्या सर्किट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकता है, बेसिक चीजें हैं। सो नोट में लिख लो, all circuits can be a network, ठीक है, but vice versa is not true, ठीक है, not true। सो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि भाई बताओ, जब डीसी सर्किट हम यूज करते हैं तो डीसी सर्किट को जैसे ही सोर्स देते हैं, वोल्टेज या करंट सोर्स देते हैं, तो क्या क्या होता होगा उसके अंदर। पहली बात कि उसमें करंट दौड़ता है। मान लो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा दिया, इसमें वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, मान लो 5 वोल्ट का है, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज भी है ना। और करंट फ्लो करने का मतलब कि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो करता है ना, सो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं ताकि हमें आगे केवीएल और केसीएल समझने में आसानी हो, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, और फिर हम बेसिक कुछ चार्ज के बारे में और करंट वोल्टेज के बारे में फॉर्मूला या फिर बेसिक चीजें देखेंगे, छोटे पॉइंट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। सो अब हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज होता है, मान लो कि कोई सर्किट है ना, तो सर्किट में सोर्स लगा होता है, तो सोर्स के वजह से करंट उसमें सप्लाई हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में। जब करंट फ्लो करता है तो उसका रीजन क्या होता है? चार्ज फ्लो करना। सो पहले देखेंगे कि चार्ज क्या होता है ना। सो बहुत ही बेसिक चीजें पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, पहले चार्ज देख लेते हैं। सो ऐसा नहीं कि चार्ज के बारे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं, हम सिर्फ चार्ज होता क्या है, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है या वैल्यू क्या है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, ठीक है। इट्स यूनिट इज कूलम्ब, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करता है, पता है आपको। सो आपको पता है कि चार्ज जो होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, और करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है ना, वो दोनों में सेम होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, यानी कि माइनस में वैल्यू होगा, और कितना वैल्यू होगा, कितना उस पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो आपसे पूछे तो आपको पता है, बहुत ही बेसिक चीजें है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर प्रोटॉन पे चार्ज पूछा जाए तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, मैग्नीट्यूड वही रहता है, बस इसमें माइनस और प्लस का डिफरेंस है। सो ये आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो ये आपका चार्ज होता है। तो जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये समझो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट। देखो करंट फ्लो कब करता है? जब चार्ज फ्लो करता है, और वो चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। सो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा, बट मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे ये इतना है, बट इसका वैल्यू कितना है? माइनस में है। सो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। सो जो उसका करंट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। सो इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट तो फ्लो करता है, बट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। सो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर प्लस होता, सो जिधर से जिधर इधर से अगर इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वहां करंट भी वैसे ही फ्लो करेगा, बट माइनस होने की वजह से करंट
इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। सो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है करंट के डायरेक्शन से, समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे चार्ज के बारे में कुछ बेसिक आइडिया था। अब हम देखते हैं करंट क्या होता है। सो हेडिंग डाल लो करंट। अब चार्ज के वजह से करंट दौड़ता है सर्किट में, तो आखिर करंट होता क्या है। सो करंट रिस्पॉन्सिबल है जब चार्ज मूवमेंट करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, with respect to टाइम, ठीक है। टाइम के साथ अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे करंट। दैट मीन्स इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, ठीक है। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया। फॉर्मूला पूछा जाए तो आई टाइम के रेस्पेक्ट में जब चल रहा है तो उसका जो वैल्यू होगा वो डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है। सो ये आपका कहलाता है करंट। इसका यूज हमें आएगा जब हम सीरीज और पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। सीरीज सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, या फिर इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होता है, तो वो सभी कुछ कैलकुलेशन इसी करंट के फॉर्मूले की मदद से हम प्रूफ करेंगे, है ना। सो इसलिए ये करंट हमने बताया। नेक्स्ट वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। इसका यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर इसका यूनिट है। नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स अगर सर्किट में लगाओ तो वोल्टेज सोर्स के बारे में भी बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सो ये आपका हो गया वोल्टेज। सो व्हाट इज वोल्टेज। सो ये आपका है इट इज एनर्जी wasted for the flow of 1 coulomb charge from one point to another point, ठीक है। क्या है भाई, ये क्या बोल दिया, इट इज एनर्जी वेस्टेड। एक ऐसा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, मान लो कि मैं एक वोल्टेज सोर्स हूँ और मैं एक सर्किट में कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई लोड लगा है, मान लो कि मैं एक सोर्स हूँ, वोल्टेज सोर्स हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब मान लो कि एक सर्किट मुझे यूज़ करके एक सर्किट क्लोज सर्किट बन गया, तो उसमें क्या होगा, एक बल्ब लगा देते हैं हम। सो बल्ब को चाहिए एनर्जी ग्लो करने के लिए, वो एनर्जी देगा कौन, मैं दूंगा। सो जो भी जितना देर तक मैं एनर्जी को चलाए रखूंगा, मतलब मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा, तो एक तरीके से मेरा वेस्ट हो रहा है एनर्जी, है ना। आप देखते हो कि जब घर में कोई नहीं रहता है और फैन चालू रहता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप घर में नहीं रहते और फैन चालू करके चले गए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके लिए नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने फैन चालू करके गया तो एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही। सो इसका मतलब कि उतना एनर्जी, मान लो कि भूल से आपने फैन चला के और कहीं बाहर चले गए, तो जितना देर आप बाहर गए उतना में वो जो भी एनर्जी कंजर्व किया होगा, जो भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके उसने फैन को रोटेट करवाया होगा, वो एनर्जी आपका वेस्ट हो गया। इसका मतलब वैसा वेस्टेड एनर्जी जिसको 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में, अब 1 कूलम चार्जेस को फ्लो करवाने में पॉइंट डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि इस साइड में यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब बल्ब को ग्लो करने के लिए चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए उसके अंदर, और चार्ज का मूवमेंट ही कहलाता है करंट, यानी इसको करंट चाहिए। और करंट देगा कौन, कोई सोर्स देगा। तो मान लो कि मेरे पास एक सोर्स है, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा और एक वायर के हेल्प से इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब बताओ कि ये वोल्टेज सोर्स अपना एनर्जी वेस्ट करेगा, तो ये जो भी एनर्जी वेस्ट कर रहा है 1 कूलम को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट से शुरू किया और कंप्लीट करके दूसरे पॉइंट तक आया, ठीक है। सो उस एनर्जी को हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है।
सो इट इज एनर्जी वेस्टेड फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो सकता है? तो पहली बात तो एक फेमस यूनिट है इसका वोल्टेज का, जो कि है वोल्ट। बट एक और यूनिट क्या हो सकता है? सो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। सो ये होगा dw बाई dq, मतलब एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में जितना एनर्जी का वेस्ट हो वही कहलाएगा वोल्टेज। सो इसका एक यूनिट और क्या हो गया कि ये जो एनर्जी है ये होगा जूल, और नीचे क्या है? चार्ज मतलब कूलम। सो जूल पर कूलम। सो वोल्टेज का 2 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। पहला यूनिट हो गया फॉर्मूला की मदद से। और नेक्स्ट हमारा फेमस यूनिट है वोल्ट। क्या? वोल्ट। कैपिटल वी से इसको डिनोट करते हैं। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, मतलब जब आप सर्किट देखोगे ना तो आपको चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, सभी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेसिक से शुरू करिए मैंने, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल लो, वोल्टेज के बाद पावर, है ना। सो अगर कोई वोल्टेज दे रहा है अपनी तरफ से और करंट भी सप्लाई कर ही रहा है, तो उसके वजह से वो पावर डिलीवर कर रहा है, तो वो पावर क्या कहलाएगा, उसका यूनिट क्या होगा वो भी देखते हैं। एनर्जी क्या होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो हेडिंग डाल लो पावर। पावर, अच्छा पावर का यूनिट क्या होगा बताओ? पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है, वॉट। पर कोई बता सकता है क्या कि और क्या यूनिट हो सकता है इसका? वॉट के अलावा और क्या यूनिट हो सकता है? हेडिंग डाल लो पावर, ठीक है। सो पावर क्या है? इट इज द वर्क टू परफॉर्म, ठीक है। किसी भी काम को परफॉर्म करने में जितना भी वर्क लगे उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट लिखने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सो अगर पावर की बात करें तो पी टी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो dw बाई dt होगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये जितना भी वर्क दे रहा है उसको बोलते हैं पावर। मान लो कि 1 घंटे तक मेरे पास जो भी वर्क था वो वर्क मैंने दिया किसी को, है ना। मान लो कि 1 घंटे मुझे कोई काम करना था तो लगातार किया, तो वो जो भी 1 घंटे काम किया वही आपका कहलाएगा पावर, उतना ही आपने काम करके दिया है, ठीक है। सो ये पी टी इज इक्वल टू dw बाई dt होगा। अच्छा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई यूनिट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ये वर्क है, दैट मीन्स ये आपका हो गया जूल, और नीचे क्या है? सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। दूसरा और क्या हो सकता है? वॉट। क्या हो सकता है? वॉट। सो ये आपका हो गया इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड, साथ ही साथ वॉट जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या पॉसिबल है? सो और पॉसिबल ये है कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dw बाई dt इज इक्वल टू dw बाई dq इनटू dq बाई dt। dq से dq कैंसिल होगा तो वापस dw बाई dt आ जाएगा। सो dw बाई dq इज इक्वल टू vt इनटू dq बाई dt आपने पढ़ा I इंटू टी, है ना। यानी कि पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Vt इंटू आई टी, तभी तो बोलते हैं ना कि कितना पावर डिलीवर किया या कितना पावर एब्जॉर्ब किया, तो V इंटू आई, है ना। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये है वोल्टेज V और ये है करंट I, तो वोल्ट एम्पियर। सो नेक्स्ट इसका यूनिट होगा वोल्ट
एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर। नेक्स्ट हमारा लास्ट है एनर्जी। एनर्जी के बारे में भी देख लेते हैं। एनर्जी, ठीक है। सो इट इज कैपेबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है। सो वर्क, कोई भी काम करने का जो कैपेबिलिटी है उसको बोलते हैं हम एनर्जी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? तो एक तो बहुत ही फेमस यूनिट है जो कि है जूल, है ना, बहुत शुरू से पढ़ते आ रहा हो। इट्स यूनिट इज जूल, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में कैपिटल जे, ओके। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें सो W इज इक्वल टू, ये क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 PT dt, ठीक है। सो ये आपका कहलाएगा, ओके। सो ये आपका एनर्जी हो गया। बहुत ही बेसिक चीजें थी। अब हम देखते हैं आगे कि जो कंसेप्ट ऑफ पावर है, मतलब कौन पावर देगा, कौन पावर लेगा। देने का मतलब डिलीवरी पावर, डिलीवरिंग पावर, और लेने का मतलब एब्जॉर्बिंग पावर। एक बात बताओ, मान लो कि मेरे पास मतलब एक टंकी है, उस टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पूरे उस कॉलोनी में मान लो कि ख़त्म हो गया, तो जब पानी ख़त्म हो गया तो लोग मेरे पास आएंगे। जब मेरे पास आएंगे तो जो पानी लेने वाला है वो पानी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, और मैं पानी सबको बांट रहा हूँ, तो मैं पानी को क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। इसका मतलब पानी को अगर मैं मान लूँ पावर, तो मैं डिलीवरिंग पावर दे रहा हूँ, यानी कि मेरे पास एक ऐसा कैपेबिलिटी है कि मैं पावर को डिलीवर कर सकता हूँ, पानी को डिलीवर कर सकता हूँ। और जो पानी लेने आ रहे हैं वो पानी को रिसीव कर रहे हैं ना, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो इनके पास ऐसा कैपेबिलिटी है कि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पावर दो तरीकों से डिफाइन होता है, एक डिलीवरी पावर और दूसरा एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर, अगर कोई सोर्स है, मान लो कि मेरे पास ना 12 वोल्ट का डीसी सोर्स है, ठीक है। अब मैंने अपने सोर्स को कनेक्ट कर दिया किसी लोड से और सर्किट कर दिया कंप्लीट, तो होगा क्या कि जो लोड है वो हमेशा पावर को खींचेगा। तुम ही बताओ कि जब हम वोल्टेज को यूज करेंगे, 12 वोल्ट का बैटरी मैंने मार्केट से लाया और इसको कनेक्ट कर दिया एलईडी के साथ, सो जो एलईडी है वो हमेशा पावर को खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि उस एलईडी बल्ब को जलना है, ग्लो करना है। सो हमेशा एलईडी एब्जॉर्बिंग नेचर का होगा, वो एनर्जी को, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, पावर को एब्जॉर्ब कर तो रहा है एलईडी, पर डिलीवर कौन करेगा? जो मैंने मार्केट से 12 वोल्ट का बैटरी लाया है वो डिलीवर करेगा। सो जितना इसने डिलीवर किया, क्या कोई और एब्जॉर्ब कर रहा है एलईडी के अलावा? नहीं। सो एलईडी कंप्लीट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो ये बैटरी है ये कंप्लीट पावर को डिलीवर कर रहा है। कोई भी तीसरा आदमी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एब्जॉर्बिंग पावर, यानी एलईडी जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही पावर डिलीवर करेगा। कौन? ये बैटरी, है ना। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर में कि एब्जॉर्बिंग पावर इज इक्वल टू डिलीवरिंग पावर, ठीक है। सो उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखते हैं। पहले इसको नोट कर लो और हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ पावर। सो अब हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। हेडिंग डाल लो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। देखो, अभी तक हमने ये देखा कि सोर्स कौन है, सोर्स कौन सा था, एक वोल्टेज था और एक करंट था। वो अलग बात है कि सोर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर सोर्स तो है। सोर्स कहने का मतलब कि उसके पास इतना एनर्जी है कि वो किसी को डिलीवर कर सकता है। मान लो कि एलईडी को जलना है तो एलईडी को चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी देने वाला कौन होगा? सो जो एनर्जी दे रहा है वो कहलाएगा सोर्स, और जो एनर्जी ले रहा है यानी वो पावर को कर रहा है एब्जॉर्ब। वही कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपने पढ़ा कि रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है। इन्हीं को हम कंबाइन करके, कनेक्शन करके बहुत ही छोटा से लेके बड़ा नेटवर्क तक हम बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क,
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कौन है भाई? तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है RLC, ठीक है। सो एक बात बताओ कि ये जो रेसिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ये एनर्जी देगा या लेगा? है ना, सोचने वाली बात है। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि आप AC चलाते हो, ठीक है। तो AC में अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लगा होता है कॉइल, ठीक है। तो वो जो कॉइल है वो कंडक्टर को बहुत सारे टर्न्स बना के हम उस कॉइल को बनाते हैं, यानी वो कॉइल इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एक बात बताओ कि जब वो कॉइल AC में लगा हुआ है तो क्या वो कॉइल एनर्जी को डिलीवर करता होगा? नहीं। AC को अगर रन करना है तो उसे चाहिए सप्लाई, यानी कि जैसे ही हमने AC का प्लग ऑन किया, जहां पे हमने उसको सप्लाई दिया, तो वो इंडक्टर हो जाएगा ऑन, ठीक है। यानी कि जो कॉइल उस AC के अंदर में है वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा, तभी तो वो AC वर्क करेगा। मान लो फैन है, सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन भी तो कॉइल बन के होता है ना, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। सो घूमने वाला पोर्शन हो या फिर स्टेटर हो, तो वहां पे आप देखते क्या हो कि कॉइल बनाया हुआ होता है ना, कंडक्टर का। सो वो एनर्जी जब तक लेगा नहीं, AC सप्लाई लेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं। सो जितने भी इंडक्टर होते हैं वो एनर्जी को करते हैं कंज्यूम, उसी तरीके से कैपेसिटर एनर्जी को करते हैं कंज्यूम, और साथ ही साथ रेसिस्टर, मान लो कि LED लगा रहे हो आप, घर में LED बल्ब लगाते हो 9 वाट का, 14 वाट का, 18 वाट का, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप LED लगाते हो, ठीक है। तो वो LED में होता है रेसिस्टेंस। अब एक बात बताओ कि रेसिस्टेंस यानी कि जो LED को ग्लो करना है, LED मतलब रेसिस्टेंस को समझो, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो LED में होता है, ठीक है। सो अगर LED को ग्लो करना है तो उसको चाहिए पावर, तो हम जैसे ही सप्लाई देते हैं तो देखते हैं कि भाई LED कर गया ग्लो, यानी कि रेसिस्टेंस भी पावर को कर रहा है एब्जॉर्ब। यानी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट R हो, L हो या फिर C हो, तीनों अपने आप में पावर को करते हैं एब्जॉर्ब। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ RLC का नेचर कैसा है, तो आप बता सकते हो अब कि ये पावर को एब्जॉर्ब करता है। सो एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है, ओके। अब पावर को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, तो देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मान लो मुझे AC को चलाना है, LED बल्ब को चलाना है, हीटर को चलाना है, सीलिंग फैन को चलाना है, तो उसको पावर देने वाला कोई होना चाहिए। सो उसको बोलेंगे डिलीवरिंग पावर। अब ये पावर कौन देगा? या तो वोल्टेज सोर्स देगा या फिर करंट सोर्स देगा। सोर्स ही देगा ना, क्योंकि सोर्स के पास एनर्जी है और वही कैपेबल है एनर्जी को डिलीवर करने के लिए। इसका मतलब जो सोर्स होता है कौन कौन सा सोर्स? या तो वोल्टेज हो सकता है या फिर करंट हो सकता है। तो ये दोनों जो सोर्स होंगे ये पावर को क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। सो मैं लिख सकता हूं ना कि डिलीवरिंग पावर नेचर होगा इसका, डिलीवरिंग पावर, ठीक है, बात को समझ गए। सो RLC पावर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये जो वोल्टेज और करंट सोर्स है ये पावर को करेंगे डिलीवर, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि एब्जॉर्बिंग पावर कब कहलाएगा, एब्जॉर्बिंग पावर कब कहलाएगा, तो आपका जवाब रहना चाहिए कि जो करंट का डायरेक्शन, कभी भी पावर एब्जॉर्बिंग पूछे या फिर डिलीवरिंग पूछे, आपको वोल्टेज पे ध्यान नहीं देना है, आपको करंट के डायरेक्शन पे ध्यान देना है। अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव में एंटर करेगा और निकलेगा निगेटिव से, तो वो एब्जॉर्बिंग पावर नेचर का होगा। अगर वही करंट निगेटिव में एंटर करेगा और पॉजिटिव से निकलेगा तो उसको बोलेंगे डिलीवरिंग पावर नेचर, ठीक है। सो करंट एंटर्स इन पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एंड एग्जिट्स, ठीक है, एग्जिस्ट फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ओके। सो ये कहलाएगा एब्जॉर्बिंग पावर। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि डिलीवरिंग पावर क्या होगा, डिलीवरिंग पावर, सो फिर से हम कौन सा डायरेक्शन देखेंगे? करंट का डायरेक्शन देखेंगे। और अगर करंट का डायरेक्शन
करंट एंटर करेगा, एंटर्स इन नेगेटिव टर्मिनल एंड एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट्स, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो कहने का मतलब, मान लो कि यहाँ पे ना एक एलिमेंट लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये एलिमेंट रेसिस्टर है, इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है, बस इतना पता है कि एक एलिमेंट लगा हुआ है और इस एलिमेंट में ये दो वायर लगा हुआ है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अब हम ये देखेंगे कि अगर मान लो इस साइड ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, ठीक है, पहले से ही टर्मिनल डिसाइड है। अब हमारे पास करंट है, तो अगर करंट का डायरेक्शन, अगर करंट मान लो इधर से आ रहा है, कहीं से सोर्स लगा होगा और वो सोर्स इस एलिमेंट में एंटर कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो करंट है, ये करंट किस टर्मिनल में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में। सो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा तो ये कहलाएगा एब्जॉर्बिंग पावर, यानी पावर को ना ये देगा नहीं, खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिर से एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वही एलिमेंट ले लेते हैं और इस बार यहाँ पे टर्मिनल सेम रखा, बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बदल दिया, यानी जो करंट इधर से ऐसे आ रही थी, अब करंट का डायरेक्शन हमने कर दिया चेंज, ठीक है। सो चेंज होने के बाद अब देखो कि ये जो करंट है ये किस में एंटर कर रहा है, निगेटिव में या पॉजिटिव में, निगेटिव में, और निकल कहाँ से रहा है, पॉजिटिव से। सो जो करंट पॉजिटिव से निकलेगा वो डिलीवर करता है पावर को, सो ये कहलाएगा डिलीवरिंग पावर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वही चीज को मैंने यहां लिखा है। देखो ये लाइन आपको याद करना है कर लो, बट नॉर्मली आपको ये बस ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में एंटर करेगा, निगेटिव में निकल रहा है, दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव से निकल रहा है दैट मीन्स डिलीवरिंग, और अगर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्बिंग। बस इतना याद रखो, ये लाइंस आपको लिखना है लिख लो, बट मैं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है सो वो डिलीवरिंग पावर नेचर का होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है करंट, उसके अंदर जा रहा है, दैट मीन्स वो करेगा एब्जॉर्ब, ठीक है। सो चलो ये हो गया एब्जॉर्बिंग पावर, ये हो गया डिलीवरिंग पावर। अब देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है, जो इंडक्टेंस होता है, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, ये तीनों एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करता है कि स्टोर करता है, डिलीवर करता है, क्या करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया रेसिस्टर, ठीक है, रेसिस्टर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, है ना, यूनिट क्या होता है इसका, ओम। सो रेसिस्टर इसमें क्या होता है, इट इज ऑलवेज absorbing, it is always power absorbing in nature, ये रेसिस्टेंस जो होता है ना, जिसका सिंबल क्या होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा इसका सिंबल, ठीक है। सो रेसिस्टर हमेशा पावर को करता है एब्जॉर्ब, हमेशा, कभी भी ये पावर को डिलीवर नहीं करेगा, इस बात को सुन लो हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। सो इट इज ऑलवेज पावर एब्जॉर्बिंग इन नेचर, हमेशा पावर को खींचेगा, हमेशा सोर्स से ये पावर को लेगा, ठीक है। और होगा क्या कि इट डिसिपेट्स एनर्जी it dissipates energy in the form of heat। इसका मतलब क्या हुआ, देखो
जैसे मान लो कि आप ना पावर सिस्टम की बात करो, ठीक है। पावर सिस्टम में जब आप रोड पे जाते हो तो आपको बहुत ही हाइट पे टावर्स दिखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें हैवी वोल्टेज रहते होंगे, मतलब 33 kV, 132 kV, 400 kV, 765 kV, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज रहता है। तो वहाँ पे लगा होता है कंडक्टर। अब कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले लो, उसमें रेसिस्टेंस तो होगा ही। सो किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस है तो इसका मतलब कि वो अपोज करता है करंट को फ्लो करने से। सो अपोज करने के चक्कर में जो रेसिस्टेंस होता है वो पावर को एब्जॉर्ब भी करता है। सो पावर जो वो एब्जॉर्ब करता है, हमेशा रखना है रेसिस्टेंस हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है। सो पावर को एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने से उसमें जनरेट होता है हीट। क्या जनरेट होता है? हीट। तभी तो आप पढ़े होंगे 11th-12th में कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। मतलब कि रेसिस्टेंस के वजह से जो पावर को वो कर रहा है एब्जॉर्ब, तो वो एक ऐसा टाइम आएगा कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मान लो एलईडी जलाते हो या फिर 100 वाट का जो पीला वाला बल्ब होता है या हैलोजन होता है वो आप जलाते हो तो उसमें रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस को आपने सप्लाई दिया, हैलोजन के आपने सप्लाई दिया, तो जैसे ही सप्लाई दोगे तो हैलोजन तो लाइट तो दे देगा, बट साथ ही साथ उसके जितने नजदीक जाओगे उतना ही आपको गर्म महसूस होगा। वो गर्म महसूस होने का मतलब ये हुआ कि उस हैलोजन में है रेसिस्टेंस और वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर को कर रहा है एब्जॉर्ब। तो पावर को एब्जॉर्ब करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा गर्म। तो जब वो गर्म होगा तो वो अपने एनर्जी को सह नहीं पाएगा और वो एनर्जी करेगा डिसिपेट, यानी कि वो एनर्जी को छोड़ेगा। तो इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। सो हमेशा रेसिस्टेंस जो होता है वो पावर को करता है एब्जॉर्ब, हमेशा, कभी भी डिलीवर नहीं करेगा, हमेशा पावर एब्जॉर्ब करेगा। और जो वो पावर एब्जॉर्ब किया उसको डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए आप जब हैलोजन जलाते हैं या हीटर जलाते हैं तो वहां से आपको हीट महसूस होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस पहले तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो डिलीवर करते जाएगा, जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उतना डिलीवर करते जा रहा है हीट को, हीट के फॉर्म में, ठीक है। ओके, सो ये आपका कहलाएगा रेसिस्टेंस। नेक्स्ट इंडक्टर, ठीक है, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी, ठीक है। सो अगर इसका डायग्राम देखें कि किस तरीके से दिखता है भाई इसका एलिमेंट, तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो इंडक्टर क्या करता है? देखो इंडक्टर होता क्या है ना, वो बहुत ही स्मार्ट बंदा है। मतलब वो क्या करेगा, वो पावर को करेगा एब्जॉर्ब, ठीक है। जैसे रेसिस्टेंस करता है वैसे ही पावर एब्जॉर्ब इंडक्टर भी करता है। बट फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेसिस्टेंस हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिलीवर करता है, डिसिपेट करता है, डिलीवर नहीं डिसिपेट करता है। बट इंडक्टर क्या करता है कि पहले वो एनर्जी को करता है अपने अंदर स्टोर, यानी कि पावर को करता है एब्जॉर्ब। तो स्टोर कर लिया। अब मान लो कि लाइट कट गई, यानी कि हमने सप्लाई देना बंद कर दिया उस सर्किट में। पहले क्या था, पहले हमने उसको सप्लाई दिया तो इंडक्टर ने कहा कि ठीक है एनर्जी आ रहा है स्टोर करने दो, तो वो स्टोर करते जा रहा है, ठीक है। बट एक ऐसा टाइम आएगा कि मान लो सोर्स में बैटरी खत्म हो गई या फिर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो इंडक्टर देखेगा कि भाई अब तो सप्लाई आ नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, जो एनर्जी उसने स्टोर किया था वो अब करेगा डिलीवर। इसका मतलब कि इंडक्टर में एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर है कि पहले वो एनर्जी को करेगा स्टोर और फिर जब सप्लाई खत्म हो जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट तो उस कंडीशन में वो डिलीवर करेगा पावर को, ठीक है। सो डिलीवरिंग नेचर भी होता है। सो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इट एब्जॉर्ब एनर्जी या स्टोर एनर्जी, ठीक है। सो इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, तो वो भी इंडक्टर का बना होता है। टर्न्स जहां भी करेंगे वहां इंडक्टर होता है। सो इंडक्टर का बना होता है। तो बताओ ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? एसी पे, यानी कि जहां फ्लक्स होगा तभी ट्रांसफार्मर काम करेगा। इसका मतलब फ्लक्स कब पैदा होता है? फ्लक्स कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर तो करता है पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। सो इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके,
अच्छा, इसने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को कर लिया स्टोर। अब बताओ कि ये डिलीवर करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, पर तभी करेगा जब सर्किट हो जाए डिस्कनेक्टेड, या फिर स्विच ऑफ कर दिया जाए इस तरीके का, या फिर वोल्टेज ही खत्म हो जाए। तो जहां भी इसको फिर क्लोज पाथ दूसरी जगह दिखेगा तो उस सर्किट में ये डिलीवर करेगा। सो इट डिलीवर्स the energy when circuit is disconnected। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो रेसिस्टर होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो डिसिपेट करता है हीट के फॉर्म में। बट इंडक्टर ऐसा नहीं करता, वो स्टोर करता है फिर डिलीवर भी करता है ना। बट इसमें आपका डिसिपेट नहीं करता है। सो इट डू नॉट dissipate energy in the form of heat। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब इंडक्टर तो ये काम किया, अब आते हैं कैपेसिटर पे। सो कैपेसिटर भी एक एब्जॉर्बिंग पावर नेचर का होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटर भी पावर को एब्जॉर्ब करता है। बट सर्किट जब हो जाएगा डिस्कनेक्ट या सोर्स का वोल्टेज हो जाएगा जीरो खत्म, तो उस कंडीशन में वापस जब देखेगा कैपेसिटर कि अब सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में अब वो पावर को करेगा डिलीवर। सो सेम नेचर होता है। ठीक है, सो लिख लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर देखो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ अब हमें बेसिक से पता है कि किसका क्या बिहेवियर होता है, कौन पावर एब्जॉर्ब करता है, कौन स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है, सब कुछ का पता आपको होना चाहिए। तब मज़ा आएगा आपको हर कुछ थ्योरम ये या जो भी आपका मॉड्यूल में है पढ़ना, वो आपको ज़्यादा फील अच्छा करवाएगा। ठीक है, सो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर इट स्टोर द एनर्जी, store the energy ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। सो इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, बट इफ सर्किट इज डिस्कनेक्टेड या फिर इट डिलीवर्स पावर, द एनर्जी या फिर पावर when circuit is डिस्कनेक्टेड। जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर ने जो भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कंजर्व किया ना, वो वापस अब डिलीवर करेगा। ठीक है, उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है कि वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए ये समझते हैं कि आखिर कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन डिलीवर करता है। सो रेसिस्टेंस कभी भी डिलीवर नहीं करता, हमेशा ये पावर को खींचेगा, हमेशा ये एब्जॉर्ब करेगा और इतना गर्म होने के बाद ये डिसिपेट करेगा हीट के फॉर्म में। बट इंडक्टर और कैपेसिटर ये एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और ये दोनों पावर को डिलीवर करता है जब सर्किट हो जाता है डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ओके। और ये जो होता है ये भी इट डज नॉट
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये भी डिसिपेट नहीं करता, भले ही गर्म हो जाएगा बट ये आसमान में, यानी कि मान लो वायर में आप बहुत ज़्यादा सप्लाई दे रहे हो तो जो रेसिस्टर होता है वो डिसिपेट कर देता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते। एक ऐसा टाइम आता है कि वो गर्म होके वो एटमॉस्फेयर में ही, एटमॉस्फेयर के हेल्प से ही वो ठंडा होता है, यानी कि डिसिपेट करता है। बट ये डिसिपेट नहीं करता, ना इंडक्टर ना ही कैपेसिटर, ठीक है। ये बस स्टोर करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और फिर जैसे ही सर्किट डिस्कनेक्ट होता है तो डिलीवर भी करना शुरू कर देता है। सो इट डज नॉट डिसिपेट the energy in the form of heat, ठीक है। चलो ये बेसिक चीजें हमने देख लिया। अब देखते हैं कि भाई कंसेप्ट ऑफ पावर में कि एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवरिंग पावर क्या होता है, ठीक है। सो हमने ये भी देख लिया कि एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर क्या होगा। एब्जॉर्बिंग मतलब प्लस टर्मिनल में एंटर करे और निगेटिव से निकले, और डिलीवरिंग मतलब कि पॉजिटिव से निकले और निगेटिव में एंटर करे, सो उसको डिलीवरिंग पावर बोलेंगे। रेसिस्टर का क्या बिहेवियर होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होता है, ये भी हमने देख लिया। अब हम एक सर्किट बनाते हैं और सर्किट से कंसेप्ट ऑफ पावर को समझते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही एग्जाम में आया है, स्पेशली ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे गेट में एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर के कंसेप्ट पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा गया था। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर में भी काम आएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा। मैंने मिटा दिया कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को, अच्छा ठीक है लिख देता हूँ। चलो हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या, वही जो पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ पावर, है ना। कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर का क्या कंसेप्ट है वही हम लोग सीख रहे थे। सो मान लो कि एक सर्किट है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इससे रेसिस्टर भी कनेक्टेड है, इंडक्टर भी कनेक्टेड है और कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसको कर दिया कनेक्ट, ओके। आर एल सी एंड वोल्टेज बी, तो करंट आई सप्लाई होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें टर्मिनल बनेगा प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस हम कैसे बनाते हैं, एक बात बताओ, जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स के पास होता है बहुत ज़्यादा चार्ज अंदर में स्टोर। इसका मतलब वो उसके पास ऐसा एबिलिटी है कि वो चार्ज को फ्लो करवा सकता है, ठीक है। सो अगर इसके पास चार्ज है दैट मीन्स इसके पास एनर्जी है, पावर है, तो ये करेगा डिलीवर, है ना। तो मैंने बोला था कि जो भी सोर्सेस होते हैं, या फिर वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, वो हमेशा पावर को डिलीवर करते हैं। अब मैंने एक बात ये भी बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है ना, एलिमेंट है और इसमें हमने जोड़ दिया वायर, ठीक है। सो ये टर्मिनल प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस था, बट अगर करंट का डायरेक्शन ये आई इधर से है और इसमें करंट का डायरेक्शन आई इधर से है, सो ये क्या करता है, ये करता है एब्जॉर्ब, ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और ये क्या करता है, डिलीवर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मतलब ये कि भले ही ये रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, कुछ भी हो, अगर वो प्लस में एंटर कर रहा है, मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। सो ये प्लस में क्या कर रहा है, एंटर, और निगेटिव से निकल रहा है, और मैंने इसका नाम दिया वोल्टेज, यानी कि ये सोर्स जो है ये वाला है वोल्टेज सोर्स। सो वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर करेगा और माइनस से निकलेगा, तो ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्ब। अब एक बात बताओ कि वोल्टेज सोर्स क्या पावर को एब्जॉर्ब करता है, नहीं। अरे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, वो पावर को डिलीवर करेगा ना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी चार्ज मौजूद है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर कंजर्व है, तो वो दूसरे को डिलीवर करेगा। सो हमेशा वोल्टेज और करंट सोर्स पावर को क्या करता है, डिलीवर। और डिलीवर करने के लिए हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट,
यानी करंट निगेटिव में एंटर करेगा और पॉजिटिव से निकलेगा, है ना। सो पॉजिटिव से निकलेगा तो उसको बोलते हैं डिलीवरिंग। क्या ये डिलीवरिंग नेचर का है? नहीं। सो अगर वोल्टेज सोर्स इसमें रखना हो इसमें रखना हो तो आप किस में रखोगे? नीचे वाले में रखोगे, क्योंकि इसमें करंट निगेटिव से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है। सो जिसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकले वो पावर को करता है डिलीवर, और डिलीवर कौन करता है? कौन सा सोर्स? वोल्टेज और करंट सोर्स। इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और ये कॉन्सेप्ट में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो ये आपका एब्जॉर्बिंग है, प्लस में एंटर करने का मतलब एब्जॉर्बिंग, और निगेटिव से निकल रहा है, ठीक है। इसमें प्लस से निकलेगा, है ना, निगेटिव एंटर करेगा तो प्लस निकलेगा। सो जहां भी डिलीवरिंग है तो वही होगा आपका वोल्टेज और करंट सोर्स, ठीक है। और ये आपका कहलाएगा एब्जॉर्बिंग। सो ये आपका रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इसमें आ सकता है। अरे एब्जॉर्ब कौन करता है? आर करता है, एल करता है और सी करता है ना। ये एब्जॉर्ब करता है, ये भी एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। सो सभी आर एल सी तीनों एलिमेंट पावर को करते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। बट वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स पावर को करते हैं डिलीवर, और डिलीवर वही करेंगे जो प्लस टर्मिनल से निकलेंगे। अब एक बात बताओ, ये है वोल्टेज सोर्स, प्लस और माइनस टर्मिनल आपके सामने है, तो बताओ कि ये माइनस का डायरेक्शन हमने सही लिया है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्शन इधर से नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, वैल्यू निगेटिव में आएगा। सो निगेटिव का उल्टा करोगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। सो ऐसा नहीं कि डायरेक्शन चेंज करने से अलग आ जाएगा वैल्यू, नहीं, सेम आएगा। बट मैं कह रहा हूं कि हमेशा आपको ये साइन ध्यान में यही रख के चलना है। आपको जो ठीक लगे, आप ये भी मान सकते हो कि भाई जो निगेटिव में एंटर करेगा पॉजिटिव से निकलेगा उसको एब्जॉर्बिंग, और ये डिलीवरिंग। इक्वेशन वही होगा, पावर कंजर्वेशन का इक्वेशन वही होगा, डिलीवरिंग इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्बिंग, ठीक है, वही होगा। सो आप डायरेक्शन प्लस माइनस का भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि प्लस में एंटर करेगा तो डिलीवरिंग, और प्लस में से निकलेगा तो वो एब्जॉर्बिंग। बट मैं कह रहा हूँ कि यही वाला याद करो कि पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा, निगेटिव से निकलेगा तो एब्जॉर्बिंग, और पॉजिटिव से निकल रहा है तो वो डिलीवरिंग, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब आप केवीएल और केसीएल लगाओगे ना, तो इस चीज का अगर ध्यान रहेगा, है ना, तो आप हमेशा एक्यूरेट इक्वेशन को बनाओगे। क्योंकि जब केवीएल इक्वेशन बनाया जाता है तो बहुत लोग प्लस माइनस के चक्कर में गलत इक्वेशन बना देते हैं। उन्हें सब कुछ आता है बट प्लस माइनस के चक्कर में, प्लस माइनस का कंफ्यूजन के चक्कर में उनका जो वैल्यू है वो दूसरा आ जाता है, वो गलत हो जाता है। सो हमेशा जो मैं बता रहा हूँ बस आपको सीधा मेरे पे फोकस करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करते जाना है। कभी भी साइन कन्वेंशन का मिस्टेक नहीं होगा, प्लस माइनस का कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो प्लस से निकले तो डिलीवरिंग याद रखो, और प्लस में एंटर करे तो एब्जॉर्बिंग याद रखो। अब एक बात बताओ, वोल्टेज सोर्स नीचे वाला वोल्टेज सोर्स क्या करता है? पावर को करता है डिलीवर। तो डिलीवर जब करता है तो कहां से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, यानी ये करंट ऐसे आ रहा है और इधर करंट निकलेगा, है ना। सो बताओ इसमें करंट कहाँ निकलेगा? नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? ऊपर की ओर, क्योंकि ये है वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स में प्लस से निकलता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो डिलीवर करेगा पावर को। अरे तो डिलीवर कोई सर्किट में पावर कर रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मान लो कि 12 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो ये 12 वोल्ट ये तीनों मिलके खपत कर देना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 12 वोल्ट का लगाया और ये लोग 10 वोल्ट ही ले पा रहे हैं, तो 2 वोल्ट गया कहाँ? सो यहाँ पे पावर कंजर्वेशन हो जाएगा फेल। पावर कंजर्वेशन तभी पास होगा जब टोटल जितना पावर डिलीवर हो रहा है सर्किट में उतना पावर एब्जॉर्ब करने वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज और इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज ये खा रहा है, सो दिस प्लस दिस, मान लो ये V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज और V3 वोल्टेज, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V के बराबर आना चाहिए, तभी तो केवीएल लॉ आता है ना। केवीएल लॉ ही तो है V इज इक्वल टू V1, यानी V माइनस, केवीएल बाद में पढ़ेंगे, बस इतना अभी समझो कि जितना भी ये वोल्टेज डिलीवर करेगा उतना ये तीनों मिलके खपत करना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब जितना पावर डिलीवर करे उतना पावर ये खींचने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रेसिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये तीनों पावर को एब्जॉर्ब करता है। एल और सी पावर को स्टोर कर रहा है, डेट मीन्स एब्जॉर्ब कर रहा है।
सो रेसिस्टर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एब्जॉर्ब करता है पावर को। आपको ये बात पता है, जब एब्जॉर्ब करता है तो प्लस में एंटर करेगा या माइनस में? प्लस में एंटर करेगा और माइनस से निकलेगा। तो अब इसमें आपको अगर साइन देना हो तो कैसे साइन दोगे? यहाँ पे देखो, करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है? यहाँ से निकला, क्योंकि डिलीवरिंग नेचर का है तो प्लस निकलेगा। आ रहा है, यहाँ आया। अब यहाँ आया तो यहाँ पे हमें साइन देना है, ठीक है, प्लस और माइनस का। तो एक बात बताओ, रेसिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है और ये पावर को एब्जॉर्ब करता है। और पावर को एब्जॉर्ब करना मतलब प्लस में करंट को एंटर करना। तो यानी यहाँ साइन क्या देंगे? प्लस, यहाँ साइन क्या देंगे? माइनस। अब ये करंट माइनस से निकला, देखो माइनस से निकल जाएगा। फिर आगे बढ़ता है, यहाँ पे इंडक्टर। अब इंडक्टर भी क्या करता है? पावर को करता है एब्जॉर्ब, है ना। वो अलग बात है कि वो डिलीवर करता है जब सर्किट में ये वोल्टेज 0 के बराबर हो जाता है, मतलब इसके पास अब वोल्टेज भेजने के लिए है ही नहीं, तो जो भी ये चार्ज स्टोर रखे रहता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, या फिर जो भी ये चार्ज स्टोर करके रखे रहता है पावर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो ये डिलीवर करना शुरू करेगा। बट ये पावर को एब्जॉर्ब करता तो है। सो पावर को एब्जॉर्ब करने का मतलब प्लस में एंटर करेगा। हमेशा ध्यान रखना, पावर एब्जॉर्ब तभी करेगा जब प्लस टर्मिनल में करंट एंटर करे और प्लस टर्मिनल से बाहर आए, दैट मीन्स पावर को करेगा डिलीवर। सो प्लस टर्मिनल से बाहर आया मतलब पावर डिलीवर कर रहा है। वोल्टेज सोर्स ऐसे भी पावर डिलीवर करता है। ये रेसिस्टर पावर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के लिए प्लस टर्मिनल में एंटर करना चाहिए। हमने दे दिया यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस दे दो, यहाँ प्लस, तब तो ये पावर डिलीवर करने लगेगा और तब कर जाओगे आप मिस्टेक, ठीक है। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सो ये पावर को कर रहा है एब्जॉर्ब, ये भी पावर को करेगा एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के लिए प्लस में ये करंट एंटर करेगा और नेगेटिव से फिर बाहर निकलेगा। फिर ये करंट आई यहाँ तक आ गया, सीरीज में है ना, तो आई करंट ही रहेगा ये। सो अब इसमें तो कैपेसिटर भी तो पावर को एब्जॉर्ब भी करता है, दैट मीन्स ये भी प्लस और ये माइनस, ठीक है। सो प्लस में एंटर किया मतलब पावर को एब्जॉर्ब, माइनस से निकल गया, वापस इसमें घुस गया और ये फिनोमिना चलता रहेगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या कि अगर इसमें वोल्टेज सोर्स मैंने लगाया है तो जितना भी इसका वोल्टेज हो, इसका पूरा वोल्टेज ये तीनों मिलके खपत करना चाहिए। यानी जितना भी इसके पास पावर है, मान लो कि 12 वाट का पावर इसके पास है, तो ये 12 वाट का पावर ये तीनों मिलकर एब्जॉर्ब करना चाहिए। सो डिलीवरिंग इज इक्वल टू एब्जॉर्बिंग, ये होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है, अब अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछा जाता है कि बताइए सर्किट वैलिड है कि नहीं, तो सर्किट वैलिड है या नहीं उसके लिए हम सीधा डिलीवरिंग पावर निकालते हैं। यानी डिलीवरिंग पावर इसमें कौन डिलीवर करेगा? सिर्फ ये, तो इसका डिलीवर पावर कैसे निकलेगा? V इंटू आई। तो वोल्टेज दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो वोल्टेज इंटू आई इज इक्वल टू पावर। पावर का फॉर्मूला आपने देख लिया है ना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सर्किट वैलिड है कि नहीं, और सर्किट वैलिड तभी होगा जब जितना पावर डिलीवर हो रहा है उतना पावर कोई एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। सो ये डिलीवरिंग पावर इसका निकाल लिया। अब बताओ क्या ये डिलीवर करेगा? क्या ये डिलीवर करेगा? क्या ये डिलीवर करेगा? नहीं, ये तीनों पावर को करेगा एब्जॉर्ब। सो इसका भी पावर निकालेंगे, इसका भी पावर निकालेंगे, इसका भी पावर निकालेंगे। कैसे निकलेगा? इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे और करंट ये रहा, V इंटू आई, V इंटू आई, V इंटू आई, ठीक है। और तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब वालों को एक साथ रखेंगे और डिलीवर पावर वाले को एक साथ रखेंगे। अब एब्जॉर्बिंग पावर कैलकुलेट करके मान लो वैल्यू आ गया 12 वाट। अगर ये 12 वाट था, दे रहे थे हम, अगर ये तीनों मिलकर 12 वाट ले रहा है, सो ये सर्किट वैलिड है। सो पावर डिलीवरिंग इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्बिंग, तो सर्किट वैलिड है। अगर मान लो कि ये ज्यादा आ जा रहा है या फिर कम आ जा रहा है, यानी कि 13 वाट या फिर 11 वाट आ रहा है और ये डिलीवर कर रहा है 12 वाट, यानी कि इक्वेशन इक्वेट नहीं हो रहा, पावर कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, जितना डिलीवर हो रहा है उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सर्किट वैलिड नहीं होगा। सो सर्किट वैलिड है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम पावर कंजर्वेशन रूल लगाते हैं और उसी में हम देखते हैं कि डिलीवरिंग पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्बिंग पावर है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब ये वोल्टेज सोर्स है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं करंट सोर्स भी तो ले सकता हूँ। तो ये करंट सोर्स लिया, ये रेसिस्टर लिया, इंडक्टर लिया, अब मान लो कि इसी को मिला दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि तीनों को लेना है, आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, बस जितना डिलीवर करेगा उतना एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। सो मान लिया कि हमने 2 ही एलिमेंट लिया और इसको कर दिया कनेक्ट, ठीक है। अब बताओ करंट का डायरेक्शन कैसा है? इधर से जा रहा है और इसके, यानी करंट का डायरेक्शन मान लो अगर ये आई
करंट है तो ये आई इसमें फ्लो कर रहा है ना। सो यहाँ बताओ कि साइन कैसा दोगे आप, प्लस और माइनस का साइन, यहाँ दोगे माइनस, यहाँ दोगे प्लस, है ना, गलत है। माइनस में ये जाएगा और प्लस से निकलेगा करंट, तो प्लस से जो करंट निकलता है वो डिलीवर करता है पावर को। अब रेसिस्टेंस आपको पता है इसका नेचर कि ये पावर को करता है अब्जॉर्ब। सो हमने जो साइन दिया है वो दिया है गलत। सो यहाँ पे साइन होगा प्लस माइनस, यहाँ भी साइन होगा प्लस माइनस। समझ रहे हो बात को? सो करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब कभी भी पावर को डिलीवर करना है, अब्जॉर्ब करना है, बताना है साइन के साथ, तो आपको ध्यान रखना है करंट का डायरेक्शन। सारा कुछ करंट के डायरेक्शन और पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव मेथड